So we'll go ahead with next topic. अगला टॉपिक है कार्नोट रेफ्रिजरेटर. बट बिफोर यू स्टार्ट विथ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, आपको पहले कार्नोट हीट इंजन अच्छे से पता होना चाहिए. एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन डिटेल इन द लास्ट सेशन. तो मैं अभी पूरा का पूरा कार्नोट हीट इंजन रिपीट नहीं करूँगा. बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू मस्ट एटलीस्ट रिमेंबर व्हाट इज द कार्नोट साइकिल. तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर से पहले तुमको कार्नोट साइकिल याद हो. बहुत छोटा टॉपिक है, इट इज़ वेरी सिंपल. बट रिमेंबर you need to know what is Carnot cycle and what are different strokes. तो Carnot cycle ये हम लोग Carnot heat engine में यूज करते हैं. हीट इंजन का काम वही है, टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क. तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फर्स्ट स्ट्रोक? आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो ये 4 स्टेप्स है, 4 स्ट्रोक्स है, इसको भूलना नहीं अब. क्योंकि कार्नोट रेफ्रिजरेटर ये कार्नोट हीट इंजन ही है, जस्ट ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन. तो रेफ्रिजरेटर यू नो इज नथिंग बट अ हीट इंजन ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन. तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज आल्सो कार्नोट इंजन विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन. जब तुम बोलते हो ना ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, तो 2 चीजें होती है. इंजन कन्वर्ट्स हीट टू वर्क, राइट? तो रेफ्रिजरेटर विल कन्वर्ट वर्क टू हीट. नंबर 2, सारे के सारे प्रोसेस उल्टे हो जाते हैं. तो अगर पहले आपका A टू B जा रहा था, तो अभी B टू A आएगा. रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. मतलब पहला स्ट्रोक कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट स्ट्रोक इन कार्नोट साइकिल? आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन एडियाबैटिक एक्सपांशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक. यहाँ उल्टा होगा. एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन. So each step in Carnot cycle is reversible and hence entire cycle is reversible. तो पूरा का पूरा साइकिल तुम रिवर्स कर सकते हो. Thus Carnot refrigerator is nothing but a Carnot engine which is operated in reverse direction. Good. जैसे Carnot heat engine was ideal heat engine, उसका थर्मल इफिशियंसी सबसे ज़्यादा था, नियर टू 100% के आसपास होता है उसका थर्मल इफिशियंसी. फॉर अ गिवन इनपुट हीट it converts more or less completely to work, right? Correct. So similarly Carnot refrigerator में you want to have high performance, वहाँ पे efficiency पैरामीटर होता है, यहाँ पे performance पैरामीटर होता है. तो coefficient of performance of Carnot refrigerator is, फॉर्मूला सेम है. क्या था? K इक्वल टू क्या था? amount of heat extracted QC by work done, that is QC by W. And if you remember, W is QH minus QC. साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद तो यू हैव QH, QC is proportional to TC, QH proportional to TH. तो ये आ गया TC अपॉन TH माइनस TC. तो भी याद रखना, ये फॉर्मूला तो वही है जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के लिए, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है. हाँ, लेकिन नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू हैव टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, coefficient of performance of a Carnot refrigerator depends on the temperature difference between the hot and cold region. Reservoir मतलब region. तो temperature difference पे depend करेगा what is the coefficient of performance. It is inversely proportional to temperature difference between the hot region and the cold region. इसको मैं रिजर्वायर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, हम लोग कार्नोट इंजन का रेफरेंस ले रहे हैं. इंजन में हॉट और कोल्ड रिजर्वायर होता है, रेफ्रिजरेटर में हॉट और कोल्ड रीजन होता है. मैंने कोई वापस से पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया. हमने सिर्फ इतना बोल दिया कि चलो कार्नोट इंजन पता है, उसका साइकिल पता है, उसको रिवर्स कर लेंगे. तो जब कार्नोट इंजन को ही तुम रिवर्स ऑपरेट कर रहे हो, तो इंजन में तुम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर वर्ड यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे भी वर्ड वही यूज है. Otherwise it is simple to understand. This is temperature of hot region and that is cold region. Cold मतलब inside the chamber, क्योंकि cooling तुम inside को करते हो, और hot region मतलब surroundings. Then you see, if this temperature difference is small, then the coefficient of performance is large, क्योंकि inverse relation था. इसका मतलब क्या होता है? It implies that large amount of heat can be removed from the colder region by doing small amount of work. तो जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लार्ज होता है. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लार्ज होने का मतलब क्या होता है? तुमने वर्क इनपुट कम दिया,
क्योंकि यहाँ पे वर्क इनपुट है, रेफ्रिजरेटर में वर्क इनपुट होता है और हीट आउटपुट। तो फॉर अ स्मॉल इनपुट वर्क यू कैन एक्सट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कंडीशन है टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी स्मॉल। अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लार्ज है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लार्ज है मतलब तुमने वर्क थोड़ा सा किया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हो गया, कहाँ से? कोल्डर रीजन से। और किसको रिजेक्ट हो गया? हॉटर रीजन को। उल्टा भी ट्रू है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज स्मॉल। when the temperature difference is large coefficient is small. It implies that small amount of heat can be removed from the colder region by doing large amount of work. बराबर? Correct? So if the coefficient of performance is large मतलब temperature difference is small, इसका मतलब क्या होता है? Input work is small but large amount of heat can be extracted. If the coefficient of performance is small मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड बाय डूइंग लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। अब इसको मैंने कल बताया था, मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। इसको तुम बेसिकली जो एयर कंडीशंस या फिर रेफ्रिजरेटर का जो स्टार रेटिंग होता है उससे कंपेयर कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैंने कल बताया था कि आप जब भी कोई भी ऐसा डिवाइस में जाओ ना तो आपसे पूछते हैं 3 स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए। जितना स्टार रेटिंग ज़्यादा होगा उतना ही लाइट बिल कम आएगा। मतलब टू एक्सट्रैक्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट, अब एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 2 AC यूनिट्स है क्लास में। मान लो ऐसा एक 5 स्टार और एक 3 स्टार, रूम तो सेम है ना, तो यहाँ से जितना हीट निकालना है वो भी सेम है। 3 स्टार रेटिंग वाला मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसका स्मॉल है उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लार्ज वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए कंप्रेसर विल डू मोर वर्क, क्योंकि वर्क कौन करता है? कंप्रेसर, एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी मोर। अगर वही मैंने 5 स्टार रेटिंग का लिया होता तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, हेंस द लाइट बिल विल बी लेस। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली 5 स्टार 4 स्टार स्टार रेटिंग मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम कंपेयर कर सकते हो। यू कैन इमेजिन दिस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज लाइक स्टार रेटिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो इतना ही है आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर, नथिंग मोर, डन, खत्म, इतना ही है। गुड। देन इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब मैंने हीट इंजन इंट्रोड्यूस किया था मैंने बोला था नोट दिस पीवी डायग्राम इज फॉर अ जनरल हीट इंजन, इट मे डिफर फ्रॉम इंजन टू इंजन। तो हमने पहले देखा था जनरल हीट इंजन। डू यू रिमेंबर विच वर द स्ट्रोक्स? आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन, देन adiabatic work done by the gas, isocoric heat rejection, adiabatic work done on the gas. Carnot engine, isothermal, adiabatic, isothermal, adiabatic, isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. अब तीसरे टाइप का इंजन है एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर ऑल्सो, स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन में जो हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल यूज करते हैं वो होता है स्टर्लिंग साइकिल। कार्नोट इंजन में साइकिल यूज होता है वो होता है कार्नोट साइकिल। So Stirling cycle is a thermodynamic cycle. Of course, the working substance used in this case is air, helium, hydrogen, nitrogen, etc. तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस एयर है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। देन ऑल द प्रोसेसेस इन स्टर्लिंग साइकिल आर रिवर्सिबल प्रोसेस। जिस साइकिल में प्रोसेस रिवर्सिबल हो वो इंजन को तुम रेफ्रिजरेटर बना के भी यूज कर सकते हो। When the gas is heated, रेफ्रिजरेटर में तुम गैस को हीट करते हो, अगर याद होगा तो रेफ्रिजरेंट को हीट करते हो तुम, याद है क्या? पक्का? तो when the gas is heated, the Stirling engine produces useful work. Good. So remember, if a cycle is reversible, it can also be used to convert it into refrigerator. और in this case, when the gas is heated, gas heat करना मतलब इनपुट हीट आना, तो आउटपुट कौन निकलेगा? इनपुट हीट हो तो आउटपुट कौन निकलेगा? वर्क। तो हीट इंजन है। उल्टा कर दिया तो, उल्टा कर दिया तो इनपुट वर्क कर दिया, आउटपुट हीट कर दिया तो रेफ्रिजरेटर। करेक्ट। गुड। तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर यूज करना है तो यहाँ उल्टा बोलोगे, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द गैस इज हीटेड। करेक्ट।
अगला, when work is on the gas it works as an refrigerator. अभी बोला मैंने, अभी जस्ट बताया ना, when work is on the gas then it works as refrigerator, which is a reverse cycle. तो अंडरस्टैंड एग्जैक्टली इसमें कितने पार्ट्स है. अब इसमें भी 4 ही स्ट्रोक्स है. किसी भी टाइप के हीट इंजन में या रेफ्रिजरेटर में 4 स्ट्रोक्स होते हैं. थोड़ा सा नोट्स में, मतलब टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मैंने करेक्ट कर दिया, आगे आएगा करेक्शन. तो थोड़ा गलत दिया हुआ है, कहाँ गलत है बताऊंगा बाद में मैं. तो यू सी ए टू बी ये एक स्ट्रोक है, देन यू हैव बी टू सी, देन यू हैव सी टू डी एंड देन यू हैव डी टू ए. नाउ यू कैन सी बी टू सी क्या है, विच प्रोसेस, आइसोकोरिक, एंड डी टू ए आइसोकोरिक. अब बचा क्या, ए से बी और सी से डी. तो इस केस में वेल बाय द वे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है. द रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल, रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल मतलब कौन, रेफ्रिजरेटर, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स. तो ये बहुत पावरफुल रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब इट कैन टेक द टेम्परेचर टू वेरी लो वैल्यूज, और उसको यूज करते तुम क्रायोजेनिक्स ने सुना है क्या, वो क्रायोजेनिक नहीं सुना, क्रायोजेनिक्स नहीं सुना तुमने, चलो कोई बात नहीं, फिर पता लग जाएगा. क्रायोजेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ वेरी लो टेम्परेचर. अभी तो बोला मैंने. तो जब आपको वेरी लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना हो तो नॉर्मल एसी या नॉर्मल रेफ्रिजरेटर नहीं चलता है, उसके लिए यू हैव टू डिज़ाइन अनदर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर विच कैन प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर. एंड व्हेन यू स्टडी द इफेक्ट्स of very low temperature, that branch is called as cryogenics. Let us see the full cycle of this Stirling engine. तो कितने आइसोथर्मल पार्ट्स है इसमें, 2. कौन से 2, ए से बी और सी से डी. और कितने आइसोकोरिक है, 2. कौन से 2, बी टू सी एंड बी टू ए. सो स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इन टोटल 4 पार्ट्स, 4 ही होंगे, 2 isothermal and 2 isocoric. What about general heat engine? 2 isocoric, 2 adiabatic, बराबर. What about Carnot engine? 4, 2 isothermal, 2 adiabatic. यहाँ पे 2 isothermal और 2 isocoric. तो पहला है isothermal expansion AB. तो फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन एबी. अब नाम में ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो कैन यू हैव अ गेस, सिलेंडर कहाँ रखा होगा, याद है ना. आपको मेन पार्ट्स ऑफ द इंजन याद है क्या, सिलेंडर विद पिस्टन, उसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है. इस केस में वर्किंग सब्सटेंस है एयर या फिर हीलियम या फिर नाइट्रोजन. एंड देन यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट, हॉट रिजर्वायर, यू हैव अ इंसुलेटिंग स्टैंड एंड यू हैव अ सिंक. तो आइसोथर्मल एक्सपांशन होने के लिए सिलेंडर कहाँ रखा होना चाहिए, सोर्स के ऊपर. वाई, बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब हीट, और हीट एब्जॉर्प्शन हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वर्क इज डन. जितना भी गैस ने सोर्स से हीट लिया पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट किया, वर्क में. मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ा क्या, नहीं, इसलिए क्या है वो आइसोथर्मल. तो इन द फर्स्ट स्ट्रोक द सिलेंडर इज इन contact with source, the heat is flowing from source to the gas, but जितना भी हीट गैस ने एब्जॉर्ब किया वो पूरा का पूरा किस में यूज हुआ है, वर्क डन में. इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है. तो आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन में पिस्टन ऊपर जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो प्रेशर कम होना चाहिए और कम हो रहा है. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर. देन नंबर 2, दूसरा प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब नाउ द पिस्टन विल नॉट मूव. पिस्टन मूव नहीं होने वाला है, वॉल्यूम कांस्टेंट. लेकिन अब तक इफ यू रिमेंबर कार्नोट इंजन क्या था, याद है, सोर्स स्टैंड सिंक स्टैंड, सोर्स स्टैंड सिंक स्टैंड. यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है. क्या बोला है आगे, द गैस इज नाउ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सिंक. सोर्स से कहाँ आ गया, सिंक. अब हायर टेम्परेचर पे कौन है, कौन है,
वर्किंग सब्सटेंस है, सिंक का टेम्परेचर तो लोअर होता है ना, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सब्सटेंस टू सिंक विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। जब हीट वर्किंग सब्सटेंस लॉस करे तो वो हीट रिजेक्शन होता है। क्या होता है वो, हीट रिजेक्शन। तो क्या होता है वो, हीट रिजेक्शन। इट इज आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। The gas is now brought in contact with the sink. The heat is rejected to the sink. This is isocoric heat rejection. तो पहले कहाँ था, सोर्स पे, वहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन है, यस, पर वो आइसोथर्मल है। जितना हीट एब्जॉर्ब किया यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गया। वर्क में कन्वर्ट होना मतलब पिस्टन ऊपर जाना, टेम्परेचर कांस्टेंट, पिस्टन इज गोइंग अप, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। करेक्ट, गुड, पक्का, श्योर, सही है ना। उसके बाद you bring this in contact with the sink, who is at higher temperature, working substance. Now the heat will flow from working substance to sink, but when the heat is flowing from working substance to the sink, तुम पिस्टन को मूव होने नहीं दे रहे हो, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन है। देन द गैस इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द सिंक। अभी तुमने सिंक से उसको उठाया नहीं, लेकिन अब आप इस पे वर्क करने वाले हो, बट द पिस्टन इज मूव्ड डाउन। व्हेन द पिस्टन इज मूव डाउन, वर्क इज डन ऑन द गैस। अगर वर्क डन ऑन द गैस होगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है, बढ़ने नहीं देना है, इसके लिए उसको सिंक पे ही रखा है। क्योंकि तुम अब पिस्टन को नीचे लाओगे तो वर्क डन ऑन द गैस होगा, इट में एंड अप हीटिंग द गैस, लेकिन हीट हो भी गया तो सिंक के साथ कांटेक्ट में था, तो हीट कहाँ गया, सिंक। तो हो गया आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। वी आर कंप्रेसिंग इट बट दिस कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, राइट। तो जितना भी हीट जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ वर्क इज रिजेक्टेड टू द सिंक। और ऐसा क्यों करते हैं मैं आखिरी में बताऊंगा तुमको, लास्ट में। देखो पहले कहाँ था, सोर्स पे, फिर कहाँ है, सिंक, सिंक, दो बार सिंक, बचा क्या, सोर्स, है ना, सोर्स नहीं, सोर्स नहीं, सिंक ही है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। द गैस इज नाउ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सिंक। पहले तो सिंक पे था ना, फिर द हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, इट इज आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन अगेन। अब ऐसा क्यों करते हैं बताता हूं मैं आपको। तो पहले तो चार स्ट्रोक्स तुमको याद रहने चाहिए। कौन से चार स्ट्रोक्स, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल था एक्सपांशन, है ना, पहला एक्सपांशन, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन है ये एक्सपांशन कंप्रेशन नहीं है। एक बार एक्सपांशन है, एक बार कंप्रेशन है, दो बार सिर्फ प्रोसेस वर्ड यूज किया है। तो रिमेंबर क्या था, आइसोकोरिक एक्सपांशन, देन आइसोकोरिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एंड देन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट रिजेक्शन, मतलब देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, वापस से आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन दो बार हीट रिजेक्शन है यहाँ पे, आइसोकोरिक वे में दो बार। एक बार आइसोथर्मल है और दो बार आइसोकोरिक है। तो पूरा प्रोसेस वापस समझो अभी क्यों करते हैं ऐसा। लड़कों को ज़्यादा पता होगा, बिकॉज मे बी सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कार्स, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज वही रखते हैं। सुना है कि डबल सिलेंडर, सुना है, डबल सिलेंडर इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, सुना है, सुना है ऐसा। सुना नहीं होगा तो बता देता हूँ, जो थोड़ा सा बजट वाली गाड़ी होती है ना, 3-4 लाख के अंदर वाली, मोस्टली तुमको उसमें डबल सिलेंडर मिलेगा इंजन, डबल सिलेंडर। और थोड़ा सा हाई रेंज पे जाओगे तो यू हैव मोर सिलेंडर्स, है ना, 4 सिलेंडर ऐसा भी होता है। डबल सिलेंडर नाम में आ गया, डबल सिलेंडर, 2 सिलेंडर। तो इस केस में, ऐसे केस में तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ रह नहीं जाता, सोर्स, सोर्स एंड सोर्स इज वन सिलेंडर, अदर इज सिलेंडर इन विच यू हैव गैस। सिंक तो तुम्हारा एनवायरनमेंट है ना, उसको थोड़ी लगाना है वापस से। सिंक एंड तुम इंजन का हीट कहाँ रिलीज कर रहे हो, सिंक, सिंक कौन है, एनवायरनमेंट, बराबर। तो डबल सिलेंडर, बस एक ही सिलेंडर है
जो सोर्स है और दूसरा सिलेंडर है जिसमें गैस है, तो डबल सिलेंडर। अब ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी इंजन हो, जनरल हीट इंजन हो या फिर स्टर्लिंग इंजन हो, दे ट्राई टू कॉपी द साइकिल ऑफ कार्नोट। क्योंकि कार्नोट साइकिल क्या था? 100% इफिशियंट था। तो अच्छा इंजन मतलब इफिशियंसी शुड बी हायर। तो कार्नोट साइकिल में कौन से पार्ट्स थे? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इसमें आइसोथर्मल दिखेगा कम से कम, या तो एडियाबैटिक। आइसोथर्मल है, यस, है ना? गुड। डू रिमेंबर जनरल हीट इंजन? आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक कम से कम दिख गया। तो बिकॉज ये पूरा प्रोसेस ही है, दे ट्राई टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ द कार्नोट सो दैट द एफिशिएंसी इज हाई। तो तुमको जो जो कार्नोट में 4 पार्ट्स है, कम से कम उसमें से 2-2 पार्ट दिखने ही वाले हैं। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। अब ये जो स्टर्लिंग साइकिल है, अब स्टर्लिंग साइकिल के 4 पार्ट्स कैसे है, मैंने सब हटा दिया जानबूझ के यहाँ से। सबसे पहले सिलेंडर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सोर्स, सोर्स, राइट? इंजन क्यों चाहिए? आउटपुट वर्क। वर्क आउटपुट कब होता है? जब पिस्टन ऊपर जाता है ना? तो पहले ही तुमने मेक श्योर किया दैट द पिस्टन इज गोइंग अप, मतलब वर्क आउटपुट मिल गया। कहाँ से मिला? हीट इनपुट से। हीट कहाँ से आया? सोर्स से। और वो किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क में। बराबर, सही है। ये हो गया पहला स्टेप, आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन हो गया, रिमेंबर, रिमेंबर। और एनी साइकिल इज, मतलब एनी इंजन डज अ साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? इनिशियल फाइनल स्टेट शुड बी सेम। जब तुम बोल रहे हो कि पिस्टन ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, अब तुम्हारा काम क्या है? यू हैव टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इनिशियल स्टेट। इसको उठा के सिंक पे रख दिया। अब तुमने पिस्टन को मूव होने नहीं दिया। सिंक पे रखने के बाद जो गैस था, इट इज एट हायर टेम्परेचर, सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। हीट विल फ्लो फ्रॉम गैस टू सिंक बट विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम, आइसोकोरिक। और क्योंकि हीट यहाँ पे सिस्टम से बाहर जा रहा है, दैट इज हीट रिजेक्शन, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, बराबर। इनिशियली पिस्टन ऊपर मूव हुआ था, दूसरे प्रोसेस में तुमने पिस्टन को मूव किया क्या? नहीं, मतलब वॉल्यूम तो अभी भी वही है, बड़ा हुआ। तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कम। तो तुमने पिस्टन को नीचे मूव किया, राइट? नीचे मूव किया पिस्टन को, क्या ना मूव, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये आइसोथर्मल है, जितना भी वर्क डन हुआ इस पे ऑन द गैस, वो सारा का सारा वर्क डन किसको गया? सेम को। तो ये जो आइसोथर्मल है कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। पहले केस में आइसोथर्मल एक्सपांशन था, दूसरा प्रोसेस था आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा था आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा है तुमने वहीं पे छोड़ दिया उसको। अब क्या होगा? अब तुम वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहे हो। देखो, पहले वॉल्यूम चेंज हुआ था, एक्सपांशन बढ़ा था। कब बढ़ा था? जब सोर्स के कांटेक्ट में था। फिर तुमने यहाँ लाया, तुमने शुरू में वॉल्यूम चेंज नहीं किया, हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अपने आप ही होगा ना, गैस इज एट हायर टेम्परेचर, सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर, हीट विल फ्लो। उसके बाद तुमने पिस्टन को नीचे मूव किया और क्वासी स्टैटिकली मूव किया, स्लोली मूव किया। तो जितना भी वर्क डन जनरेट हुआ है, मतलब वर्क डन कन्वर्ट हुआ है हीट में, वो किसको गया? सिंक को। वॉल्यूम कम हुआ क्या? यस। कंप्रेशन है क्या? यस। आइसोथर्मल है क्या? यस। उसके बाद तुमने उस सिलेंडर को वहीं छोड़ दिया विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? आइसोकोरिक। लेकिन हो सकता है कि अभी भी सोर्स गैस का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सिंक, तो वापस हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? बराबर, करेक्ट, गुड, राइट। हाँ, अभी ऐसा क्यों करते हैं? कमिंग टू दिस पॉइंट, आई न्यू दैट यू सम ऑफ वन ऑफ यू विल हैव डाउट्स हियर। प्रेशर को सेम करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट प्रेशर ऑल्सो गोज टू इनिशियल स्टेट। इट कैन नॉट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो प्रेशर भी नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गेल-लुसाक्स लॉ इज एप्लीकेबल।
तो तुमको टेम्परेचर कम करवाना है जब तक प्रेशर की वैल्यू भी सेम नहीं होती। तो ये सारे प्रोसेस सिर्फ इसलिए किए जाते हैं सो दैट द गैस गोज बैक टू इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों की वैल्यू वापस से सेम होनी चाहिए। तो जो भी स्ट्रोक्स परफॉर्म होते हैं यहाँ पे, इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द गैस गोज टू इट्स इनिशियल स्टेट, बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल इंजन है। इनफैक्ट सिर्फ एक ही बार सोर्स के कांटेक्ट में आया, पिस्टन गोज अप आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपांशन, उसके बाद तुमने सिंक पे रख दिया उसको विदाउट पुशिंग द पिस्टन डाउन, आइसोकोरिक, देन यू पुश द पिस्टन डाउन, isothermal, and then you keep it for a while, isoporic, and then you bring it to the source, and then you take it to the sink. तो insulating stand नहीं है, it is not in the picture itself. So most of the time the working substance is in contact with the sink. For a small amount of time it is there with in contact with source. बराबर। अब थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको क्योंकि आपको डिटेल नहीं दिया है, आपको स्टर्लिंग साइकिल सिर्फ इंट्रोड्यूस करके दिया है। अगर इन डिटेल बोला होता तो फिर हमको एक एक स्टेप अच्छे समझना पड़ता। तो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, आई एम स्ट्रिक्टली टेकिंग दिस एज पर योर सिलेबस। इतना ही है, आपको ना वर्क डन फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से 4 स्टेप्स है। डन। यू मे और मे नॉट वांट टू से, आप बोल सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। डन। क्लियर? पक्का? गुड। तो यहाँ पे आपका थ्योरी पार्ट हो गया खत्म।